नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस एल बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं शंकर लाल बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी प्रथम वर्ष की सेकंड यूनिट, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या इलास्टिसिटी। क्या पढ़ेंगे? यूनिट नंबर सेकंड, इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे वो चीज़ मैं आपको आज बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे या इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रत्यास्थता से संबंधित जो डेफिनेशंस हैं वो पढ़ेंगे, यानी रिलेटेड डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी हम पढ़ेंगे। यानी प्रत्यास्थता से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं, जैसे अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, विरूपक बल क्या होता है, आंतरिक प्रत्यानयन बल क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होती है, उसके अलावा पूर्ण प्लास्टिक वस्तु क्या होती है, आपकी पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है, प्रत्यास्थ श्रांति क्या होती है, प्रत्यास्थ विश्रांति क्या होती है, शक्तिल्यता क्या होती है। इस टाइप की डेफिनेशंस आपको कई सारी मैं बताऊंगा। आपको प्रत्यास्थता से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं होंगी वो आपके लिए आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक में आपके ये मानो कि लगभग 1.5 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ही आएगा प्रत्याशा से संबंधित परिभाषाओं में। तो अच्छी प्रकार से आप करना। फिर मैं आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है और उनके कितने टाइप हैं, मतलब 3 टाइप्स हैं बोथ के, तो दोनों अपने ये पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, यानी प्रतिबल एंड विकृति में क्या रिलेशन है। जो हुक देता है, कौन देता है? हुक। और उससे आपका इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिक कोफिशिएंट प्रत्यास्थता गुणांक आपका डिफाइन होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का भी प्रतिबल एंड विकृति के आधार पे 3 प्रकार के जो होते हैं वो बताएंगे। और इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ेंगे प्रतिबल एंड विकृति में संबंध में हम, और हुक के नियम से हम प्रत्यास्थता गुणांक याद करेंगे। अब जो आपका बल्क मॉडुलस जो आएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आएगा, उसका जो रिवर्स होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, यानी संपीड्यता होता है। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता के बारे में बताऊंगा। उसके बाद इस यूनिट में हम जो आपके यंग मॉडुलस, ब्लक मॉडुलस और शेयरिंग मॉडुलस एंड पॉइसन रेशियो जो आपके हैं उनमें रिलेशन होंगे अलग अलग टाइप के। इसमें 2 डेरिवेशन है, ये बड़ा प्रश्न बनता है यहाँ आके, तो ये आपको विस्तार पूर्वक बताऊँगा। इसके बाद फिर इन्हीं संबंधों से हम जो पॉइसन रेशियो जो है, आपका पॉइसन रेशियो है, उसकी वैल्यूज़ का मान हम ज्ञात करेंगे कि किस प्रकार का। और 2 बड़े प्रश्न ये बनते हैं, बेलन में एंटन व दंडों में बंकन, यानी टोरिज्म ऑफ सिलेंडर एंड बाइंडिंग ऑफ बीम्स। ये 2 बड़े प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ अगर कुल मिला के आप इस यूनिट में अगर आप देखें, प्रत्यास्थता यूनिट में अगर आप देखें, तो आपके जो बड़े प्रश्न हैं वो आपको नज़र स्पष्ट आ जाएंगे कि ये 3 प्रश्न बड़े हैं आपके। नंबर 1 आप 2 यहाँ पे डेरिवेशन है और 2 यहाँ पे है, यानी टोटल आपके बड़े प्रश्न यहाँ पे 4 है। हो सकता है छोटे प्रश्नों में मैंने एक प्रश्न नीचे लिख रखा है, प्रतिबल एंड विकृति एंड आयतन में जो रिलेशन है आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो ज्ञात करेंगे। तो हमारे अलग अलग वीडियो जाते रहेंगे, लगातार मेरे वीडियो आएंगे। तो हो सकता है मैं संपूर्ण यूनिट के एक साथ ही वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। अब देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, आज हम केवल एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे, यानी जो देखिए, जो पहला आपका टॉपिक है उसी पे चर्चा करेंगे, प्रत्यास्थता से संबंधित परिभाषाएं ये पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, रिलेटेड डेफिनेशन चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं सबसे अंत में करवाऊंगा आपको, जो सबसे पहले आ गया। महत्वपूर्ण परिभाषा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखिए, पहला है विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है? वो बाहरी बल जो पिंड या वस्तु की आकृति को क्या करते हैं, विरूपित करते हैं, को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। वो बल जो किसी पिंड या वस्तु की आकृति को क्या करते हैं, विरूपित करते हैं, विरूपक बल कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब, जैसे आपकी ये वस्तु है, इस वस्तु पे आपने फोर्स लगाया, इस वस्तु की आकृति हो गई मतलब
ये आपकी आकृति होगी इस वस्तु की। तो ये जो फोर्स आपने लगाया बाहर से, इसको विरूपक बल बोलेंगे। यानी जो भी बल होगा वो उसकी आकृति में अगर परिवर्तन कर रहा है उसको विरूपक बल कहेंगे। आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल ये क्या होता है? इंटरनल रिएक्शन फोर्स। ये आप अच्छी प्रकार से देख लें। आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल क्या होता है? किसी वस्तु या पिंड पर भारी बल लगाने पर, अगर आप किसी वस्तु पर भारी बल लगाते हैं तो वस्तु क्या हो जाती है? विरूपित हो जाती है। वस्तु क्या हो जाती है? विरूपित हो जाती है। अगर आपकी वस्तु विरूपित हो रही है तो विपरीत दिशा में आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है। इसी को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं। नॉर्मली क्या है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पिंड को देखें, किसी भी पिंड को आप देखें तो पिंड आपका किससे बना होगा? कणों से मिलके। और कण जो है आपके किससे? मोलिकुल्स, अणु। अणु किससे? एटम। और एटम आपका क्या है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। क्लियरली थ्योरी होती है। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि जो आपके एटम्स हैं वो क्या होते हैं? एक क्रमागत रूप से जमे हुए होते हैं किसी भी पदार्थ में। अगर परमाणु जमे हुए हैं तो इसका मतलब परमाणुओं के बीच में किसी प्रकार का भी फोर्स नहीं लग रहा है, यानी संतुलन की स्थिति है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यानी जो आपके दो परमाणुओं के बीच में जो बल है वो बल आपका प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स क्या है? इक्वल है। तो वो साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम पोजीशन आप कहते हैं। अगर आप ग्राफ खींचे, अगर थोड़ा सा मैं ग्राफ बताता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का, यू एंड आर का, सॉरी दोबारा करता हूँ मैं, यू एंड आर के बीच में मैं ग्राफ बताता हूँ। तो ये ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ होता है, यू एंड आर। ओके, तो ये साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था वो होती है जहाँ पे दूरी क्या हो? न्यूनतम। स्थिति ऊर्जा क्या हो? न्यूनतम हो। वो क्या कहलाती है? साम्य अवस्था की दूरी कहलाती है, आर नोट आपकी। ओके, इस बात में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दो परमाणुओं के बीच की दूरी आप अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर आप विरूपक फोर्स लगा रहे हैं, आप अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर आप लगा रहे हैं तो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर दूरी बढ़ गई, आर की वैल्यूज बढ़ गई, तो आपके पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या हो गया? अधिक हो गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी का मान अधिक हो गया, इसका मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का मान अधिक हुआ है, इसके कारण से ये दोनों जो परमाणु हैं, ये दोनों परमाणु एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देते हैं? अट्रैक्शन फोर्स का मान आपका बढ़ जाता है और रिपल्सन फोर्स का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अट्रैक्शन के कारण ये वापस क्या हो जाएंगे? साम्य अवस्था पे आ जाएंगे। तो जो अंदर से जो इन परमाणुओं के बीच में जो बल लग रहा है, उस बल को क्या कहते हैं? अपने आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं। जरूरी नहीं है आपने वस्तु को कंप्रेस ही किया है, कंप्रेस करने पे आपने इसको खींचा है। अगर आप कंप्रेस करेंगे तो दो परमाणुओं के बीच की दूरी घटेगी, तो भी वही पोजीशन है वहाँ। यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ेगा, यानी जो आपके आंतरिक जो कर्षण है उसका मान घट जाएगा और प्रतिकर्षण बल का मान इस स्थिति में क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रतिकर्षण बल का मान अधिक हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स का मान, तो ये क्या करेंगे? दोनों परमाणुओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस बल को क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल कहते हैं। तो मूल रूप से कई बार पूछा जाता है कि प्रत्यास्थता का कारण क्या है? व्हाट इज रीजन ऑफ इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी का रीजन बेसिकली परमाणुओं के बीच में लगने वाला क्या है? फोर्स है। परमाणुओं के बीच में लगने वाला क्या है? फोर्स है। अब आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल के अलग नाम भी मैंने लिखे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स एंड इलास्टिसिटी फोर्स। आप भी इलास्टिक फोर्स भी इसको कह देते हैं, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल को। अब प्रत्यास्थता क्या होती है? जो पदार्थ का आपने बाहर से जो विरूपक बल लगाया है, उस बल के कारण क्या हुआ है? उसके आकार में या रूप में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। अब वस्तु में आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न हो गया। जैसे आपने विरूपक बल लगाया, वो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल उसको क्या कर रहा है? वापस से उसकी इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास कर रहा है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। वस्तु या पिंड का वह गुण जो परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु क्या होती है? परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होती है? अगर वस्तु से विरूपक बल हटा लें तो पुनः अगर आपकी मूल जो इनिशियल अवस्था है उसी में चली जाए, यानी उसमें कोई भी डिफॉर्मिंग ना हो, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के रूप में क्वार्ट्ज, हाथी दांत, इट्स एक्स्ट्रा मैंने लिखे हैं।
परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? अगर आप वस्तु पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने पे भी वस्तु में क्या स्ट्रेन बना रहता है, तो इस प्रकार की जो आपकी बॉडी है वो बॉडी कौन सी होती है? प्लास्टिक बॉडी होती है। ओके, जैसे आपकी गिल्ली मिट्टी है, धान का छिलका है, मोम का टुकड़ा है। ओके। प्रत्यास्थ विश्रांति यानी इलास्टिक रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन यह होता है कि कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे आप विरूपक बल हटा लेते हैं तो थोड़ा टाइम लेते हैं, यानी टाइम के बाद वापस आपके मूल अवस्था में आती हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ विश्रांति कहा जाता है। ओके। इसके अलावा प्रत्यास्थ श्रांति क्या होती है? इलास्टिक फेटिग क्या होती है? अगर बार बार अगर आप वस्तु को क्या करें, विकृत करें, तो उसमें प्रत्यास्थता का जो गुण है वो समाप्त होने लगता है, और पदार्थ की इस अवस्था को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ श्रांति या इलास्टिक फेटिग कहा जाता है। दृढ़ पिंड क्या होता है कि वह वस्तु या पिंड जिस पर विरूपक बल लगाने पर वस्तु विकृत नहीं हो। अगर दो परमाणुओं के बीच की दूरी ना बदले, आप विरूपक बल लगा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो आपकी बॉडी है उस बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया ओस की बूंद। ओस की बूंद का मैंने क्यों लिया एग्जांपल? देखिए यहाँ पे आपके ओस की बूंद का अगर आप सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो 2T/r, दाब अधिक्य की जो बात आती है, दाब अधिक्य है वो 2T/r होता है, और जो रेडियस का मान है वो r टेंड्स टू क्या होता है? 0 होता है। r टेंड्स टू अगर 0 है तो यहाँ पे प्रेशर कितना है? यहाँ पे जो दाब अधिक्य है वो क्या आएगा? अगर r टेंड्स टू 0 होगा तो दाब अधिक्य टेंड्स टू क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। अर्थात आपको कितना दाब चाहिए? उसकी बूंद की आकृति चेंज करने के लिए इन्फिनिटी दाब आपको प्रेशर चाहिए। इस कारण उसकी बूंद को आप क्या कह सकते हैं? दृढ़ पिंड माना। अब है प्रत्यास्थ शिथिल्यता यानी इलास्टिक है स्टेरिसिस। ये क्या होता है कि कुछ पदार्थ क्या है, विरूपक बल लगाने के कुछ समय बाद विकृत होते हैं। तो अगर कुछ समय बाद विकृत होते हैं तो यानी जो आपने विरूपक बल लगाया है उसके बाद विकृति बाद में आई है, तो इसका मतलब पीछे रह रही है विकृति, विरूपक बल के क्या रह रही है? पीछे रह रही है। इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ शिथिल्यता कहते हैं। और ये प्रत्यास्थ शिथिल्यता का गुण जिन वस्तुओं में ज़्यादा होता है वो एनर्जी लॉस क्या करते हैं? ज़्यादा करते हैं। और एनर्जी लॉस किस रूप में होता है? हीट के रूप में होता है। तो ये कुछ परिभाषाएं, मैंने 8-9 परिभाषाएं हैं जो मैंने आपको लिखी हैं और समझाई हैं। आप आराम से इसके नोट्स बना सकते हैं और कोई दिक्कत आपके आने नहीं चाहिए। मेरे विचार से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। कौन कौन सी हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स, इंटरनल रिएक्शन फोर्स, इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, इलास्टिक रिलैक्सेशन, इलास्टिक फेटिग्यू, रिजिड बॉडी एंड इलास्टिक स्टेरिसिस आपके मैंने कुछ आपको डेफिनेशंस आज आपको बताई। अगले वीडियो में मैं आपको स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।